हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th और 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दर्पण सूत्र, वो आपको आपकी सुविधा के लिए हम लेकर आए हैं। अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल 100% समझ में आने की एकदम फुल गारंटी है। तो देखेंगे, टॉपिक का नाम है दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है बच्चों कि दर्पण सूत्र आखिर होता है क्या। तो दर्पण सूत्र जो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। उसे हम आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो आपको ये जानना है कि इसमें 1/v में जो v होता है वो प्रतिबिंब दूरी होता है, और u जो होता है वो वस्तु दूरी होता है, और f जो होता है स्मॉल f वो फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी होता है। तो यानी एक्चुअली बात यह है कि जो दर्पण सूत्र होता है वो प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच में रिलेशन यानी कि संबंध को बताता है। यानी दर्पण सूत्र कौन है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f को दर्पण सूत्र कहा जाता है, जहां v जो है प्रतिबिंब दूरी है, u वस्तु दूरी है और f जो है वो फोकस दूरी है। ये दर्पण सूत्र जो है प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध बताता है। तो ये जो दर्पण सूत्र होता है वो अवतल दर्पण में भी साबित किया जा सकता है और उत्तल दर्पण में भी साबित किया जा सकता है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करें। आपको यदि अच्छा लगता है तो कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करें, या कहीं पर यदि कोई दिक्कत भी हो तो कमेंट के थ्रू जो है आप पूछ भी सकते हैं। तो देखिए, बढ़ेंगे अवतल दर्पण में। आपको साबित करना है कि आखिर ये 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f सही है या नहीं। तो सबसे पहले बच्चों, जब तक आप फिगर नहीं याद रखोगे तो फिगर के बिना कैसे सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले फिगर आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले मैं समझा भी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसका बाहरी सतह पेंट किया हुआ रहे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए इसका बाहरी सतह जो है एक्सटर्नल सरफेस जो है पेंट किया हुआ है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इंटरनल सरफेस से यानी भीतरी सतह से हो रहा है। देखिए डैश अवतल दर्पण का नाम है। इसमें P हो गया ध्रुव, F हो गया मुख्य फोकस और C हो गया वक्रता केंद्र। इसमें जब कोई वस्तु, तो वस्तु का नाम दिया हुआ है OA। वस्तु कहाँ रखा हुआ है, तो देखिए ये जो C है वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके इधर वाला जितना भी एरिया है वो इन्फिनिटी यानी अनंत कहलाता है। यानी जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब देखिए आई भी बनता है। कहाँ कहाँ बनता है, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा प्रतिबिंब बना, तो देखिए चूंकि एक किरण जो है ऐसे परावर्तन के बाद इधर आया और दूसरा किरण जो है ऐसे गया, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, तो दोनों यहाँ पर कट हुआ। तो जहाँ पर कटी है दोनों किरणें वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। तो देखिए कहाँ पर मिला, F और C के बीच यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। तो ये कैसा प्रतिबिंब बना, तो चूंकि वास्तविक कटान से बना है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब भी है, वास्तविक भी है। और आप जानते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो चित्र में भी आप देख सकते हो कि वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर है और इसका इमेज जो है प्रतिबिंब बना है नीचे, तो ये उल्टा प्रतिबिंब हुआ। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले आपको फिगर याद रखना है, और उसके बाद देखिए यहाँ लंब खींचे हैं, नॉर्मल अभिलंब खींचे हैं, Q लंब D, या कह सकते हैं कि D लंब Q खींचे हैं। तो देखेंगे यही नीचे में लिखा हुआ है। देखिए माना कि डैश एक अवतल दर्पण है। डैश देखिए एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव हो गया, F मुख्य फोकस हो गया, और C जो है वक्रता केंद्र है। इसमें जब कोई वस्तु OA, इसमें जब कोई वस्तु यानी वस्तु देखिए है OA अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। देखिए
सी का इधर वाला एरिया अभी बताया कि अनंत होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब यानी आई बी जो है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। उसके बाद ये ऊपर वाला चित्र का डिटेल तो लिखना ही है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन यानी रचना की ओर बढ़ेंगे कि कहाँ किधर कैसे आपने लंब खींचा या न खींचा। तो देखिए रचना में लिखा हुआ है क्यू लंब डी खींचा, यहाँ पर उलट के टी लिखा हुआ है, इट मीन्स नॉर्मल यानी लंब है। तो देखिए क्यू लंब डी खींचा, देखिए चित्र में क्यू लंब डी खींचा। अब देखिए अब इसको प्रूफ करना है, साबित करना है। देखिए तो दो ट्रायंगल लेकर पहले चलना है। पहले कौन सा ट्रायंगल कौन कौन सा लेकर चलेंगे तो देखेंगे, गौर से देखेंगे ओ ए सी, देखेंगे एक ट्रायंगल है ओ ए सी और दूसरा ट्रायंगल जो है इसका इधर वाला ई साइड वाला ये ट्रायंगल लेकर चलना है यानी आई बी सी। तो देखिए लिखे हैं त्रिभुज ओ ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल आई बी सी, यानी त्रिभुज ओ ए सी या समरूप त्रिभुज आई बी सी कैसे हुआ। तो देखिए दोनों में 90 डिग्री का कोण देखिए बन रहा है, दोनों में 90 डिग्री का कोण है ट्रायंगल का। और देखिए दोनों का ये देखिए यहाँ पर शीर्षाभिमुखी कोण है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो आपको याद रखना है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो देखिए कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है, यानी ओ ए सी, एक हो गया आई बी सी। तो ओ ए सी में सबसे पहले ओ ए सी पहला वाला चलेंगे तो इसका पहले खड़ा भुजा लिखेंगे। तो जब पहला के खड़ा भुजा लिखेंगे तो दूसरा का भी खड़ा भुजा ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए ओ ए सी में पहला त्रिभुज है ओ ए सी, तो इसका खड़ा भुजा देखिए हो गया ओ ए। अब बटा, अब देखिए दूसरा त्रिभुज था आई बी सी, तो इसका भी खड़ा भुजा लिख दिए आई बी, यानी ओ ए बटा हो गया आई बी। अब बराबर पहले अब देखिए ओ ए सी में पड़ा भुजा यानी नीचे वाला भुजा पड़ा भुजा कौन है तो ओ सी। अब देखिए दूसरा का भी पड़ा भुजा कौन है आई सी, तो लिखेंगे ओ सी या बटा आई सी। तो देखिए यही लिखे हैं ओ सी बटा आई सी। अब आप लोगों को पता है साइन कन्वेंशन में आप लोग पढ़े भी होंगे कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो देखिए निकालना है ओ सी, तब चित्र आप देखिए कि ओ सी कहाँ है। तो देखिए ओ सी यानी ओ सी यहाँ है। तो ओ सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पी ओ में से पी सी को घटा देंगे, यानी निकालना है ओ सी। तो ओ सी निकालने के लिए क्या करेंगे कि पी ओ में से पी सी को घटा देंगे। तो देखिए ओ सी के बदले हो गया पी ओ माइनस पी सी। अब बटा आई सी, तो इसको तो आप अपने भी बता सकते हो कि आई सी निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए तो आई यहाँ है और सी यहाँ है, तो आई सी निकालने के लिए क्या करेंगे कि पीसी में से जब भी घटेगा तो ज़्यादा दूरी में से कम दूरी घटेगा, तो पीसी में से पी आई को घटा लेना है, इज इक्वल टू आई सी बच जाएगा। तो आई सी के बदले हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण 1 हो गया। आगे देखेंगे फिर दो त्रिभुज को ढूंढना है कि कहाँ पर है दो त्रिभुज। तो देखिए दो त्रिभुज कहाँ पर मिल रहा है, देखिए क्यू डी एफ और इस त्रिभुज का ये इधर वाला एरिया देखिए क्यू डी एफ और समरूप त्रिभुज है आई बी एफ, दोनों में इसमें भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और देखिए दोनों शीर्षाभिमुखी कोण से दोनों बराबर है। तो देखिए क्यू डी एफ असमरूप त्रिभुज हो गया आई बी एफ, तो लिखा हुआ है त्रिभुज क्यू डी एफ असमरूप त्रिभुज आई बी एफ। अब देखिए फिर से अभी बताए हैं आप लोगों को, अभी तुरंत बताए हैं कि देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो आप क्या करेंगे कि त्रिभुज देखिए सबसे पहले है क्यू डी एफ, तो क्यू डी एफ में खड़ा भुजा कौन है, जैसे उसमें भी खड़ा भुजा लिखे गए ओ ए लिखे थे वैसे ही क्यू डी एफ में खड़ा भुजा कौन है, तो यहाँ पर देखिए हो गया क्यू डी। तो जब पहला दो त्रिभुज जब समरूप हो गया तो जब पहला के खड़ा भुजा लिखे हैं तो दूसरा के भी खड़ा भुजा ही लिखना है। तो क्यू डी एफ एक त्रिभुज हुआ, दूसरा त्रिभुज था आई बी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो जब क्यू डी लिख दिए इसका खड़ा भुजा तो इसका भी खड़ा भुजा लिखना पड़ेगा, यानी क्यू डी बटा क्या हो जाएगा आई बी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्यू डी बटा आई बी बराबर, अब लिखना है पड़ा भुजा। तो क्यू डी एफ में अब चित्र देखिए नीचे पड़ा भुजा कौन है, तो क्यू एफ है, क्यू एफ है पड़ा भुजा, तो यहाँ लिख दिए क्यू एफ। अब बटा देखिए यहाँ पर हो गया ये वाला भुजा यानी क्यू एफ बटा हो गया
आई एफ। देखिए क्यू एफ बटा आई एफ। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्यू डी है तो क्यू डी के बदले लिखा हुआ है ओ ए। तो देखिए अब क्यू डी जो है किसके पैरेलल है, किसके समानांतर है, ओ ए के समानांतर है, इसलिए क्यू डी के बदले हमने क्या लिख दिया, ओ ए लिख दिया। तो देखिए क्यू डी के बदले लिखा हुआ है ओ ए। अब बटा नीचे का ऐसे ही छोड़ दिए, आई बी बराबर, अभी इसको चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं चेंज करना है ये आपको स्वयं थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए आई एफ के आई एफ, क्यू एफ के क्यू एफ ऐसे उतर गया, और आई एफ को चेंज कर देना है। जैसे पहले बताए थे कि आई एफ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, चित्र में देखिए आई एफ निकालना है, तो आई एफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि पी आई में से पी एफ को घटाएंगे। चूंकि आई एफ जब है तो देखेंगे कि पी से ज़्यादा दूरी कौन है, पी से एफ ज़्यादा दूरी पर है कि आई दूरी पर है, तो निश्चित रूप से आई ज़्यादा दूरी पर है। तो आई एफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि पी आई में से पी एफ को घटा देंगे, पी आई में से पी एफ को घटा देंगे। तो देखिए आई एफ के बदले हो गया पी आई माइनस पी एफ। अब चूंकि क्यू डी के बदले ये ओ ए कैसे हो गया, आप लोग को प्रॉब्लम ना हो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए हैं कि चूंकि क्यू डी जो है किसके समानांतर है, ओ ए के समानांतर है, इसलिए क्यू डी के बदले क्या हो गया, ओ ए हो गया। अब देखिए क्या लिखना है कि चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, आप लोग जानिए कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इतना के बाद लिखना है कि चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है अतः क्यू पी के अति निकट है। देखिए चित्र में दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, तो दर्पण का द्वारक छोटा सोचना है, रियल में होता है दर्पण का द्वारक छोटा, यहाँ पर तो देखने से बड़ा भी लग रहा है, तो इसलिए ये जो Q है ये P के अति निकट है। तो आप खुद सोचिएगा कि जब ये Q P के अति निकट है तो हम कह सकते हैं कि जितना दूर Q से F के बीच की दूरी होगा उतने दूर P से F के बीच की दूरी होगा, यानी दोनों का जो दूरी है वो लगभग बराबर होगा। यानी Q P भी जब सटा हुआ रहेगा तो हम कह सकते हैं कि QF बराबर PF। तो यही नीचे लिखा हुआ है, देखिए दर्पण का द्वारक छोटा है अतः क्यू पी के अति निकट है, क्यू पी के अति निकट है इसलिए हो गया क्यू एफ बराबर पी एफ। तो क्यू एफ बराबर जब पी एफ हो गया तो यहाँ पर देखिए ये जो क्यू एफ लिखा हुआ है, क्यू एफ के बदले हम क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे। तो देखिए ओ ए बटा आई बी जैसे था वैसे उतार दिए बराबर क्यू एफ के जगह पर, देखिए यहाँ पर क्यू एफ है तो क्यू एफ के जगह पर यहाँ लिखा गया पी एफ बटा पी आई माइनस पी एफ, ही तो नीचे है ये था, इसको मान लेना है समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में देखेंगे कि कौन है समीकरण 1, तो समीकरण 1 ये है, तो इसका एलएचएस में आया है ओ ए बटा आई बी, और समीकरण 2 का भी एलएचएस में है ओ ए बटा आई बी। तो जब दोनों समीकरण का एलएचएस बराबर है तो हम आरएचएस को बराबर करके लिखेंगे। तो आरएचएस में समीकरण 1 का आरएचएस में है देखिए पीओ माइनस पीसी या बटा पीसी माइनस पी आई इज इक्वल टू समीकरण 2 का भी आरएचएस लिखेंगे यानी पी एफ बटा पी आई माइनस पी एफ। अब इसको क्या करना है कि साइन कन्वेंशन से इसको चेंज कर लीजिए कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान है, ध्यान देंगे पीओ। अब देखिए चित्र को ये स्वयं बताएगा कि हम पीओ बराबर क्या होंगे। तो देखिए चित्र में पीओ कहाँ है, तो पी यहाँ है और ओ यहाँ है, तो यहाँ पर क्या है, तो वस्तु है। तो पीओ कौन दूरी हुआ, वस्तु दूरी हुआ, और आपको पता है कि वस्तु दूरी को सूचित करते हैं यू से, और ध्रुव के चूंकि पीओ जो हो गया ध्रुव के बाईं ओर है, वस्तु जो है ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ये अवतल दर्पण है तो ध्रुव के दाईं ओर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए सब का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव ही होगा। तो देखिए पीओ बराबर हो गया माइनस यू। अब देखिए पीसी, अब फिगर में देखिए पीसी कहाँ है, तो पी यहाँ है और सी यहाँ है। तो आप लोगों को पता है कि पी और सी के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। और चूंकि यह भी लेफ्ट में है इसलिए यहाँ पर लिखना है माइनस आर। अब देखिए चूंकि आपको पता है कि एफ बराबर होता है आर बटा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए r बराबर हो जाएगा 2f, r बराबर 2f होता है, इसलिए जब माइनस एफ आर लिखा हुआ है तो हम इसके बदले लिख सकते हैं माइनस 2f। अब देखिए पीसी तो हो ही जाएगा। अब देखिए है पी आई, अब देखिए चित्र में कि पी आई कहाँ है, तो पी यहाँ है और आई यहाँ है, तो यहाँ पर इमेज बना हुआ है, प्रतिबिंब बना हुआ है, इसलिए पी आई कौन सा दूरी हुआ, प्रतिबिंब दूरी हुआ।
प्रतिबिंब दूरी को सूचित करते हैं भी से, और चूंकि यह भी लेफ्ट साइड में है इसलिए यहाँ भी निगेटिव दे देंगे। अब देखिए पी एफ के वैल्यू चेंज कर देना है। पी एफ तो आपको पता है कि पी और एफ के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, और चूंकि पी एफ जो है यह भी निगेटिव है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव देंगे। अब ये सब वैल्यू को ऊपर में पुट कर दीजिए, रख दीजिए, तो आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पी यू, तो पी यू का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर माइनस यू रखेंगे। अब यहाँ पर है माइनस पहले से ही है, और पी सी के मान भी आया है माइनस में, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दोनों मिल करके हो जाएगा प्लस यू। अब देखिए यहाँ पर मतलब प्लस हो गया। अब पी सी के वैल्यू कितना हो जाएगा 2f। अब देखिए बाई, तो बाई का चिन्ह दे दिए पी सी, तो पी सी के वैल्यू सिर्फ यहाँ पर लिखाएगा -2f। अब यहाँ देखिए पहले से ऑलरेडी माइनस है, अब पी आई है, पी आई के मान भी माइनस में आया, तो माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी भी। अब बीच में बराबर के चिन्ह है तो बराबर दे दिए। पी एफ के मान देखिए हो गया -f, अब बटा पी आई के मान देखिए हो गया -v, पी आई के मान देखिए -v, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा +f। और ऐसा नहीं कि ये माइनस से माइनस काट देना है और ये माइनस से माइनस काट देना है। जब मल्टीप्लिकेशन में गुना के चिन्ह में रहता है तभी काटना रहता है, ऐसे काटना नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछे तरछी गुना कर दीजिए, या देखिए माइनस यू से पहले ये दोनों में गुना करेंगे तब माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, यू गुना भी तो हो जाएगा यू भी। अब देखिए माइनस गुने प्लस तो यहाँ पर माइनस होगा, यू गुना एफ तो हो जाएगा यू एफ। अब देखिए माइनस यू से दोनों में गुना कर लिए, अब +2f से इसमें गुना करेंगे तब प्लस गुने माइनस तो हो जाएगा माइनस। अब लिखेंगे इसको हम 2v(f). अब देखिए प्लस गुने प्लस तो यहाँ पर हो गया प्लस, 2f गुना f तो यहाँ पर हो जाएगा 2f स्क्वायर। जैसे x गुना x स्क्वायर, उसी प्रकार से 2f गुना f तो 2f स्क्वायर। अब ये दोनों से ये दोनों में गुना कर लिया, अब b बराबर के चिन्ह देंगे, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो गया देखिए 2f स्क्वायर। अब देखिए प्लस गुने माइनस तो माइनस v(f). अब देखिए +2f स्क्वायर बराबर के ऊपटी है और +2f स्क्वायर ऊपटी है, ई पटी है, तो दोनों कट जाएगा। तो क्या बच गया, तो देखिए क्या बच गया, तो लिखेंगे यू भी माइनस यू एफ माइनस 2v(f), और उधर से इधर ले आएंगे उसको, तो ये -v(f) बराबर के ई पटी आकर के हो जाएगा +v(f), तो उन्हें कुछ नहीं बचेगा तो 0 बच जाएगा। या देखिए यू भी माइनस यू एफ, अब देखिए +1 है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 1 v(f) में से 2 जाएगा, तो 1 में से 2 जाएगा तो -1 होगा, तो 1 तो लिखाता नहीं है, तो -v(f) बराबर का हो गया 0 हो गया। अब चूंकि हमें दर्पण सूत्र लाना है 1/v + 1/u = f लाना है, 1/f लाना है, इसलिए दोनों पक्ष में यानी LHS और RHS दोनों में u(v(f) से भाग देना है। तो देखिए अब इतना के बाद लिखेंगे कि अब दोनों पक्षों में u(v(f) से भाग देने पर, u(v(f) से भाग देने पर, जब तक भाग नहीं देंगे तो बटा के रूप में ये कैसे आएगा, तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए u(v) बटा u(v(f), अब देखिए माइनस u(f) बटा u(v(f), सब के नीचे ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देना है, -v(f) बटा u(v(f) बराबर, वो तो 0 में भागा देंगे तो वो तो कट के ऐसे भी 0 हो जाएगा। तो देखिए काट दीजिए, u(v) से u(v) कट गया, u(f) से u(f) कट गया, v(f) से v(f) कट गया, तो क्या बचा, जो बच गया उसको लिख देंगे। तो देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, तो 1 बटा नीचे बच गया f, यानी 1/f माइनस इसमें बचा 1/v और माइनस 1/u बराबर उधर बच गया 0। तो दर्पण सूत्र आपको पता है कि 1/v + 1/u = 1/f होता है, यानी उधर 1/f को करना है, तो इधर छोड़ दीजिए, v और u को ऐसे ही छोड़ देंगे, या इसको हम लिख सकते हैं, देखिए -1/v और -1/u। अब ये +1/f ऊपटी जा करके हो गया -1/f,
प्लस 1/f उधर जाके हो गया -1/f। अब ऐसे माइनस से माइनस नहीं कटना है, सबसे पहले माइनस को कॉमन निकालेंगे। तब माइनस कॉमन निकल गया तब 1/v और यहाँ पर चिन्ह पलट जाएगा, तब तो माइनस गुने प्लस यहाँ माइनस होगा। देखिए तो 1/u बराबर उधर बच गया -1/f। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया तो क्या बच गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये 10th के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यही आपका जाकर के हो गया प्रूव्ड, साबित हो गया। तो आप याद रखोगे कि 1/v प्लस 1/u बोले या फिर 1/u जोड़ 1/v बोले, दोनों एक ही बात है। तो इस वीडियो में आपको हमने अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र साबित करने के लिए बता दिया है ना। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र सिखाएंगे। तो सबसे पहले लास्ट तक के वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद कॉपी पर आप लोग उतारेंगे और अच्छा लगे तो अपने मित्रों के बीच में शेयर करना ना भूलेंगे, ताकि उनको भी जो है लाभ इससे पहुंच जाए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बोले, ताकि यदि हम नया नया टॉपिक बुक से जो रिलेटेड हो या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो जब भी बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी शुभकामना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।